जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के डिफिनेशन, उसके इक्वेशन और एसआई यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ करंट इन ए मेटल ये भी हम देखेंगे। तो हम आइए इलेक्ट्रिक करंट के डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। कहता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और चूँकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज को कैरी करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, चार्ज का भी मूवमेंट होगा। तो दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं सर द फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन करंट का जो तीसरा डिफिनेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसी डिफिनेशन से हमको इलेक्ट्रिक करंट का इक्वेशन पता चलता है। उसी इक्वेशन से हम इलेक्ट्रिक करंट के इक्वेशन को हम फाइंड आउट करेंगे। तो तीसरा डिफिनेशन क्या कहता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? जहाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आ जाए वहाँ समझना है फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। जहाँ रेट लग जाए वहाँ समझना है पर सेकेंड। क्या समझना है? पर सेकेंड। तो हम तीसरा डिफिनेशन पढ़ते हैं, तीसरा डिफिनेशन को जानेंगे। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो बात है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहते किसको है? तो देखिए मैं बता रहा हूँ। कहता है द फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड, माने एक सेकेंड में जितना चार्ज किसी कंडक्टर से होकर के फ्लो करता है उसी को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हम इसको बोर्ड पर भी लिख रखे हैं, देखिए। कहता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, माने चार्ज के फ्लो के रेट को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो भाई द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है क्या? इसको हमने डिफाइंड यहाँ किया है। द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर पर सेकेंड, माने किसी कंडक्टर में पर सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को बोलाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम एक कंडक्टर मान लिए हैं सर, मान लिए कि हमारा कोई कंडक्टर ए है। कोई कंडक्टर क्या है? ए है। इस कंडक्टर में टी सेकेंड में क्यू कूलम चार्ज फ्लो होता है। कितना कूलम? क्यू कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। तो देखो चूँकि टी सेकेंड में आपका है सर, टी सेकेंड में क्यू कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो एक सेकेंड में कितना फ्लो होगा? क्यू बाई टी कूलम फ्लो होगा ना। तो एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो उसका क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चूँकि सर एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है ना उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट आई। इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई। तो देखो तो ये क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो गया, ऑफ चार्ज, माने Q बाई टी हमारा क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चूँकि एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो Q बाई टी मेरा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो गया। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा बताओ? इलेक्ट्रिक करंट हमारा हो जाएगा Q बाई टी। कोई दिक्कत? मैंने इलेक्ट्रिक करंट आई लिख दो पोस्ट में, आई बराबर क्यू बाई टी। तो हमारा इक्वेशन आ गया इलेक्ट्रिक करंट का, क्यू बट्टा टी। आई बराबर क्या आ गया? क्यू बट्टा टी। तो यही है आपका इलेक्ट्रिक करंट का इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन आया वो किस डिफिनेशन से आया है? इस डिफिनेशन से। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसलिए तीसरा डिफिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी डिफिनेशन से इलेक्ट्रिक करंट का सर क्या पता चलता है? मैग्नीट्यूड पता चलता है। क्या पता चलता है? मैग्नीट्यूड पता चलता है। तो यहाँ से हम इसका यूनिट क्या देख लेंगे? इसका यूनिट हमारा क्या हो जाएगा? इसका कूलम्ब, और इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड। माने इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या हो गया? कूलम्ब पर सेकेंड। इसको हम एम्पियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर भी बोलते हैं, एम्पियर।
यदि पूरा नाम लिखिएगा ना तो छोटा लेटर से एम्पियर लिखा जाता है। और देखो कूलम पर सेकेंड को एम्पियर भी बोलते हैं, माने इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर। और एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट भी है। कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट। एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उम्मीद करता हूँ आप इलेक्ट्रिक करंट का समझ गए होंगे। इतना तक तो हम बताए भी थे। और एक चीज़ मैं और बतलाता हूँ, नोट पॉइंट। जैसे मान लो कि हमारा ये जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है मेरा, इसमें टी सेकेंड में एन इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। कितना इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन। माने कंडक्टर में टी सेकेंड में एन इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। अब मान लो कि ईच इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है, ईच इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है ई है। माने टी सेकेंड में एन इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और ईच इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, ई। तो भैया टी सेकेंड में टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, टी सेकेंड में टोटल चार्ज क्यू बराबर कितना होगा, एन ई। कितना हो जाएगा, क्यू बराबर एन ई। तो चूंकि जानते हो इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर क्या होता है, क्यू बट्टा टी। तो क्यू कितना होगा, एन ई। तो एन ई बट्टा टी। माने ये जो कंडक्टर है, मान ले रहे हैं कि टी सेकेंड में एन इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई है। तो भैया तो टी सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, एन ई। और चूंकि जानते हो आई बराबर क्यू बट्टा टी, इसलिए क्या हो जाएगा, एन ई बट्टा टी। क्लियर। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छा से। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट सर ये 3 तरह का होता है। पहला है मेरा स्टेडी करंट, दूसरा है वैरिंग करंट, और ये है अल्टरनेटिंग करंट, इसका मैं ग्राफ बना देता हूँ टाइम के रेस्पेक्ट में। इसका भी ग्राफ बना देता हूँ टाइम के रेस्पेक्ट में। इसका भी ग्राफ बना देता हूँ। टाइम के रेस्पेक्ट में। एक फिगर और बना लो इसका। देखो तो इलेक्ट्रिक करंट 3 तरह का होता है। हम एक नोट पॉइंट छूट गए, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी, स्केलर। उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। आगे हम जब पढ़ेंगे ऐसी फंडामेंटल, तो वहाँ एक हम चैप्टर आपको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, फेजर अलजेब्रा। फेजर अलजेब्रा में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज को हम फेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेजर। फेजर मतलब होता है रोटेटिंग वेक्टर, माने जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है। तो हम उसकी चर्चा फेजर में करेंगे। यहाँ सिर्फ इतना जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है। कूलम पर सेकेंड भी कह सकते हैं। कूलम पर सेकेंड तो आपका फॉर्मूला से आया, लेकिन एसआई यूनिट क्या हो गया, एम्पियर हो गया। आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली 3 तरह का होता है। स्टेडी करंट, इसको डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं। कौन करंट, डायरेक्ट करंट। लिख दो, इसको डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं। डायरेक्ट करंट, इसको डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं सर। इसको कौन सा करंट, डायरेक्ट। माने वैसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ नहीं चेंज करता है।
टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता है, तो वैसे करंट को हम स्टेडी करंट बोलते हैं या डायरेक्ट करंट बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो देखो ये टाइम बढ़ रहा है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हर हमेशा क्या है, सेम है, तो ऐसे करंट को हम स्टेडी करंट और डायरेक्ट करंट बोलते हैं। बैटरी द्वारा जो हमको करंट बेसिकली मिलता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो इसी नेचर का करंट होता है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। माने बैटरी द्वारा हमको कौन सा करंट मिलता है, डायरेक्ट करंट। अब है सर वायरिंग करंट, वैसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ चेंज कर जाता है, टाइम के साथ बदलता है, वैसे करंट को हम वायरिंग करंट बोलते हैं। और ये जो वायरिंग करंट है ना, ये एक ही डायरेक्शन में बदलता है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, माने रेफरेंस इसके ऊपर पॉजिटिव इसके नेगेटिव, तो ये तो या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होगा या नेगेटिव डायरेक्शन में, माने दोनों किसी एक ही डायरेक्शन में चेंज होगा, दोनों में नहीं, तो वैसे करंट को हम वायरिंग करंट बोलेंगे। इसका टाइम के साथ मैग्नीट्यूड बदलता है, चेंज करता है, इसलिए इस करंट को हम क्या बोलते हैं, वायरिंग करंट। आपको हम पढ़ाएंगे आगे, ट्रांजिएंट पढ़ाएंगे, ये इसी में ले आते हैं, ट्रांजिएंट ले आते हैं आगे आगे। तो यहाँ तक जो है करंट ना वायरी कर रहा है, इसलिए इस करंट को हम ट्रांजिएंट करंट बोलते हैं और आगे वाले को हम स्टेडी करंट बोलते हैं। तो सब हम चर्चा करेंगे आरसी सर्किट और आरएल सर्किट का जब हम आपका ट्रांजिएंट रिस्पांस पढ़ाएंगे तब। लेकिन इतना जान लो कि वैसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बदलता है, चेंज करता है, तो उस करंट को हम वायरिंग करंट बोलते हैं। क्लियर? अब आपका है अल्टरनेटिंग करंट, वैसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ कंटिन्यूअसली चेंज करता है, जिसका कंटिन्यूअसली आपका मैग्नीट्यूड समय के साथ बदलता है और साथ ही साथ डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता है। माने वैसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली समय के साथ चेंज करता है, देखो ना कंटिन्यूअसली हर एक इंस्टेंट पर चेंज कर रहा है, और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता है। पीरियोडिकली कहने का मतलब एक पार्टिकुलर टाइम के बाद चेंज होगा डायरेक्शन। यहाँ देखो ना T/2 टाइम के बाद डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन हो जा रहा है, अब फिर T/2 टाइम के बाद आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा। तो देखो यहाँ डायरेक्शन एक पार्टिकुलर टाइम के बाद चेंज हो रहा है, माने पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो वैसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और चूंकि ये जो वेवफॉर्म दिखाए हैं वो साइन वेव की तरह दिखाए हैं, इसलिए इसको बोलेंगे साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट। कैसा बोलेंगे, साइनोसॉइडल। माने इस तरह के करंट में मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज करता है, लेकिन डायरेक्शन जो वो पीरियोडिकली चेंज करता है। पीरियोडिकली कहने का मतलब एक निश्चित समय के बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ T/2 के बाद पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, फिर T/2 के बाद नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, तो वैसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो अब उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है मेरा, हम आपको एक नोट पॉइंट बताएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बताएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो पहले देख लो। फ्री इलेक्ट्रॉन ये मान लो हमारा एटम है, ये आपका न्यूक्लियस के नज़दीक वाला ऑर्बिट है, ये इनर ऑर्बिट है, ये आउटर ऑर्बिट है। इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कहता है फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जानते हो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो भैया फ्री इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कहिएगा हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाँ भैया फ्री इलेक्ट्रॉन भी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है, सिर्फ फर्क क्या है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंडेड होता है, काफ़ी कम फोर्स के साथ बंधा होता है। माने ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से ऑर्बिट से बाहर आ सकता है, थोड़ा सा भी एनर्जी मिलेगा, डिस्टर्बेंस फोर्स प्रेजेंट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा आसानी से ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन इज आल्सो ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
विच इज लूजली बॉन्डेड विथ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्डेड होता है, काफ़ी कम फोर्स के साथ बंधा होता है, तो वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, प्रत्येक एटम, प्रत्येक मेटल में ईच एटम जो है सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, किसी भी मेटल में प्रत्येक एटम जो है वो सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपका बहुत होता है, लेकिन सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो सकता है, कोई एक ही हो सकता है। इसलिए किसी भी मेटल में प्रत्येक एटम जो है एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, एटमोस्ट वन फ्री इलेक्ट्रॉन। कितना? और एक छोटा सा पीस ऑफ मेटल में तो बिलियंस ऑफ एटम होता है, तो बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। इसलिए मेटल की कंडक्टिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। मेटल में आसानी से करंट फ्लो होता है। कोई दिक्कत? हाँ, तो आप फ्री इलेक्ट्रॉन समझ गए। फ्री इलेक्ट्रॉन माने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्डेड होगा। अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ करंट इन मेटल। जैसे मान लो एक कोई मेटल है, तो इस मेटल में आपका क्या है सर, रूम टेम्परेचर पर आपका बहुत लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा जो एट रैंडमली मूव कर रहा होगा, ये जो हमारा मेटल है, मान लेते हैं इसमें कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो होवे ना करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन होगा जो एट रैंडमली मूव कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। और जिसका हमारा स्पीड जो होगा काफ़ी हाई होगा, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। काफ़ी हाई स्पीड से वो एट रैंडमली मूव कर रहा होगा। लेकिन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन का एवरेज स्पीड यदि लेंगे तो जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो। चूँकि वो कोलिजन होगा, अंदर में एट रैंडमली मूव कर रहा होगा। एट रैंडमली माने किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, वो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा होगा, किसी भी डायरेक्शन में एट रैंडमली मूव कर रहा होगा, तो उसका एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा? जीरो। तो जीरो आ गया तो इसका मतलब है चार्ज का मूवमेंट हुआ ही नहीं। तो जब चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा तो करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। इसीलिए जब कोई मेटल रखा हुआ रहता है ना, कोई कंडक्टर रखा हुआ रहता है ना, उससे कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं होता है, तो हमको छूने से करंट नहीं मारता है। कोई दिक्कत? तो वही है आपका कि आपका नॉर्मली जो हमारा मेटल रखा हुआ रहता है उसमें भी इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करता है, लेकिन सबका एवरेज स्पीड यदि निकाला जाए तो जीरो। तो जीरो होने के बाद आपका क्या होगा? चार्ज का मूवमेंट हुआ ही नहीं, चूँकि एवरेज स्पीड क्या आ गया? जीरो। इलेक्ट्रॉन का मतलब अल्टीमेटली कह सकते हैं मूवमेंट हुआ ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन का अल्टीमेटली मूवमेंट हुआ ही नहीं तो चार्ज का मूवमेंट नहीं हुआ। जब चार्ज का मूवमेंट नहीं हुआ तो करंट कहाँ से फ्लो होगा? इसलिए कोई आपका कंडक्टर रखा हुआ रहे, आपका लाइन नहीं रहता तो करंट नहीं मारता है। क्लियर? अब है सर आपका कि मान लो इसी कंडक्टर को, इसी मेटल को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। किससे कनेक्ट कर दिए? बैटरी से कनेक्ट कर दिए। लो बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। तो जो ही बैटरी से कनेक्ट करोगे इस कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इस बैटरी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा जान लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मूव करता है। किधर मूव करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से दूर होता है, माने वो इधर होता है, इधर, और टुवार्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। किधर? टुवार्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। तो देखो तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर मूव करता है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो कह सकते हैं कि देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है पॉजिटिव की ओर आएगा। तो कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मूव करता है। और करंट का डायरेक्शन हम क्या दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं,
इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एन, लेकिन डायरेक्शन दिखा रहा है एन, इसलिए दिखाते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट का हमेशा जो डायरेक्शन लेते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में लेते हैं। और हमारा इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मूव करता है तो हम जो डायरेक्शन डिसाइड करते हैं इसके आधार पर, किसके आधार पर, इसके आधार पर। इसलिए इलेक्ट्रॉन यदि इधर मूव करे तो हमारा करंट का डायरेक्शन इधर होगा, ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इधर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ देखो, तो जो ही अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन का आपका मूवमेंट इधर हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा तो फ्री नहीं होगा, इसके अंदर बहुत सारा आयन्स है, मतलब एटम्स है। चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन है तो आपका इलेक्ट्रॉन जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल गया होगा तो आयने ना होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन का बहुत सारे एटम से कोलिजन होगा। मान लो यहाँ वाला एटम से कोलिजन हो गया, कोलिजन होकर के इसका डायरेक्शन चेंज होकर के इधर चला गया, और यहाँ वाला एटम से फिर इसका कोलिजन हो गया, फिर कोलिजन होकर मान लो इधर आ गया, इधर होकर के फिर मान लो टकरा करके इधर चला गया। चूँकि अरे भैया जब हम गेंद फेंके और किसी ठोकर से लगा तो वो डायरेक्शन क्या होता था, चेंज। हम फेंके इधर लेकिन ठोकर लग के चल गया उधर, समझ रहे हैं मेरी बात। तो उसी प्रकार हमारा कोलिजन हो रहा है, ये कोलिजन हुआ तो मान लो इधर चला आया, तो फिर यहाँ कोलिजन हुआ तो मान लो इधर चला हुआ, यहाँ से कोलिजन हुआ मान लो इधर, यहाँ से कोलिजन हुआ तो मान लो इधर आ गया। लेकिन ये तो कोलिजन होने के बाद इलेक्ट्रॉन का आपका क्या है, मूवमेंट का तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर हमेशा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर। माने इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर अट्रैक्ट होगा, वो हमेशा इधर अट्रैक्ट होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। एक कांस्टेंट फोर्स हमेशा इलेक्ट्रॉन पर किधर लग रहा है, मतलब लगातार फोर्स किधर लग रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। माने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं लगातार इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, भले वो कोलिजन के बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसका मूवमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन लगातार आपका क्या हो रहा है, वो किधर ड्रिफ्ट कर रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। ड्रिफ्टिंग का मतलब एक खास डायरेक्शन की ओर मूव करना, एक खास डायरेक्शन की ओर आपका क्या करना, मूव करना। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की ओर मूव करना। तो देखो ना, इलेक्ट्रॉन लगातार इधर ही अट्रैक्ट हो रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। भले इलेक्ट्रॉन का कोलिजन के साथ उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेकिन उसका टेंडेंसी लगातार किधर आने की ओर है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। जैसे कोई बच्चा, मान लो कि हम लोग बचपन में क्या करते थे, कोई डिब्बा को बांध करके ऐसे खींचते थे ना रे भैया, कोई खींचते थे तो डिब्बा एन्ने आता था। कोई बदमाश बच्चा आया, पैर से मार दिया, एन्ने मार दिया तो एन्ने तो एन्ने आ गया, लेकिन हम तो खींच रहे हैं ना, तो डिब्बा फिर लगातार हमरे तरफ नहीं आएगा। समझ में आया। भले कोलिजन हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, चूँकि इलेक्ट्रॉन का पर फोर्स हमेशा इधर लग रहा है, इसलिए लगातार इलेक्ट्रॉन इधर ही अट्रैक्ट होगा, माने खास डायरेक्शन की ओर मूव होगा इलेक्ट्रॉन। तो इसी खास डायरेक्शन की ओर जो मूवमेंट है, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्टिंग माने खास डायरेक्शन की ओर मूव करना, खास डायरेक्शन में मूवमेंट होना। यहाँ कोलिजन होकर के डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेकिन उसका लगातार अट्रैक्शन किधर है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। माने लगातार वो किधर ड्रिफ्ट कर रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। समझ में आया। तो उसमें इसी में एक वर्ड आता है रिलैक्सेशन टाइम। कहता है कि द एवरेज टाइम दैट एन इलेक्ट्रॉन स्पेंड बिटवीन टू कॉलिजन, माने इलेक्ट्रॉन दो कॉलिजन के बीच जितना टाइम स्पेंड करता है उसी को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। माने जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से इससे कोलिजन हो गया इस एटम से, और कोलिजन होकर के आया तो फिर यहाँ कोलिजन हो गया, तो एक कोलिजन, दो कोलिजन, तो दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच आपका जो एवरेज टाइम लगता है उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। हो सकता है ये यहाँ कोलिजन और यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा, यहाँ से यहाँ टाइम में अलग टाइम लगा होगा। हो सकता है यहाँ से यहाँ में अलग टाइम, यहाँ से यहाँ अलग टाइम। तो सबका जब एवरेज निकालेंगे तो सबके लिए इक्वल आएगा। जैसे किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी है, सबका तो एज अलग अलग होगा, लेकिन एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो एक फिक्स आएगा कि उसका एज इस एज के आसपास है। तो एवरेज मतलब एक आपका फिक्स वैल्यू हो जाता है। तो उसी तरह कहता है द एवरेज टाइम
डाटा एंड इलेक्ट्रॉन स्पेंड बिटवीन टू कॉलिजन, माने टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन के बीच जितना टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। माने एक इलेक्ट्रॉन के दो कंसेक्यूटिव कॉलिजन के बीच एक इलेक्ट्रॉन जो है, जब दो कंसेक्यूटिव कॉलिजन होता है एटम से, तो उसमें जो टाइम लगता है उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। कौन सा टाइम बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻14 सेकेंड। कितना, 10⁻⁻14 सेकेंड। माने इलेक्ट्रॉन के दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच जो टाइम लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। माने द एवरेज टाइम दैट एन इलेक्ट्रॉन स्पेंड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन is called relaxation time and its typical value is 10⁻⁻14 सेकेंड which is very small। क्या होता है, काफ़ी स्मॉल होता है। रिलैक्सेशन टाइम आप समझ गए। उसके बाद है सर हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कहता है द एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन continuously drifting towards the positive terminal of battery is called drift velocity। माने जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आपका ड्रिफ्ट होता है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसको VD से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, VD से हम रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, VD से। हाँ, कहता है इलेक्ट्रॉन जो है जिस एवरेज वेलोसिटी से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ड्रिफ्ट होता है उसी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और चूँकि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका वैल्यू काफ़ी कम होता है, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड, लगभग 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कहिएगा सर ये तो बहुत कम ना है सर, तो कम है तो आपका कैसे, आपका क्या होगा कि करंट फ्लो होगा। हाँ भैया ये बहुत कम है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो का मेन काउज है। ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल काउज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल काउज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कहिएगा ऐसा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है तो करंट कैसे फ्लो होगा, माने तुरंत हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है। हाँ मैं बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। क्योंकि देखो ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के तो पूरे पार्ट में ना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा भैया, पूरे पार्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। इसको हम वायर से जब जोड़ दिए बैटरी से तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो सब जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो ही स्विच को आप क्लोज कीजिएगा ना, स्विच को क्लोज कीजिएगा तो प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, प्रत्येक पॉइंट पर ई डेवलप हो जाएगा, प्रत्येक पॉइंट पर ई, हाँ प्रत्येक पॉइंट पर आपका ई डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपेगेशन का जो स्पीड होता है वो लाइट के स्पीड के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोपेगेट करता है, माने मूव करता है, चलता है, वो लाइट के स्पीड से। तो जो ही स्विच क्लोज करोगे प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेटअप हो जाएगा। तो प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, तो जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाता है। तो प्रत्येक पॉइंट पर से आपका इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो ही आपका स्विच क्लोज करोगे प्रत्येक पॉइंट पर से इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाएगा। तो जो ही प्रत्येक पॉइंट पर से इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग पर्टिकुलर डायरेक्शन में शुरू हुआ तो तुरंत बल्ब जल ना जाएगा जी। जैसे मान लीजिए बल्ब है, ये बल्ब है और हमारा क्या है, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो सब जगह है, सब जगह है। तो जो ही स्विच आप क्लोज कीजिएगा तो प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, तो प्रत्येक पॉइंट पर से इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाएगा, इसलिए बल्ब तुरंत जल जाता है। कोई दिक्कत, समझ गए। तो आज फिलहाल इतना ही। इसलिए मैं आप लोग को अल्टीमेटली लास्ट में कहना चाहूँगा कि आप लोग खूब मेहनत कीजिए, खूब अच्छा करो, बेहतर करो, जीवन में सफल हो, पिताजी का नाम रोशन करो, घर का नाम रोशन करो, कभी बुरे संगति में मत पड़ना। मैं आपके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर।
टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशे की तलाश कर। जय हिंद, जय भारत।